विजेश बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूकेरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कि यूकेरियोटिक डीएनए के अंदर डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने कुछ डिटेल्स के बारे में देखा था कि एक्चुअल में एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ब्रेक हो रही है, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड को अपन कैसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग क्या होती है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और प्राइमर का रिमूवल है वो किस डायरेक्शंस में होता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में सेम होती हैं। जैसे कि मान लो अपन प्रूफ रीडिंग की बात करें तो प्रूफ रीडिंग जो प्रोकैरियोट्स में थी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में थी और वो यूकैरियोटिक में भी सेम होती है। इस प्रकार से जो पॉलीमराइजेशन हो रहा था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर हो रहा था और यूकैरियोट में ही ऐसे ही होता है। इसके अलावा प्राइमर का रिमूवल था, यानी कि अपन आरएनए का जो प्राइमर था उसको रिमूव कर रहे थे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी करके रिमूव कर रहे थे। वो प्रोसेस भी यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में सेम होती है। इस प्रकार से जितने भी मेथड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में सेम होते हैं। बस आपको नाम का डिफरेंस याद रखना होता है। बस जो कॉमन डिफरेंस है वो याद रखना होता है कि क्या प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पर ही आपको पूछे जाते हैं। 4 स्टेटमेंट होंगे, 4 स्टेटमेंट में जैसे कि मान लो यूकैरियोट के बारे में पूछ रहा है तो 3 स्टेटमेंट तो दे देगा प्रोकैरियोट्स के बारे में जो गलत होंगे और 1 स्टेटमेंट आपको देगा यूकैरियोट्स के बारे में। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये चीज़ प्रोकैरियोट्स में तो क्या बोल रहे हैं और यूकैरियोट्स में इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, ताकि अपने को कन्फ्यूजन नहीं होता। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक डीएनए दिखाई दे रहा है और इस डीएनए के ऊपर रेप्लिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको याद हो तो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, ये हमने किसको बोला था, एसएसबी प्रोटीन को हमने रेप्लिकेशन प्रोटीन ए बोला था। और यह डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली चल रहा है और यहाँ पर ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जुड़ा हुआ है। एंड इसके जस्ट पीछे ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है ये होती है पीसीएनए रिंग। आपको कल याद हो तो हमने बीटा क्लैंप के बारे में बताया था। बीटा क्लैंप का क्या काम था कि डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करके रखना, डीएनए पॉलीमरेज को पकड़ के रखना। जैसा कि आप देख पा रहे हो डीएनए पॉलीमरेज को पकड़ के रखे हुए, ये पकड़ के क्यों रखे हुए है, ताकि यह इस स्ट्रैंड पर प्रॉपर काम करता रहे। अगर बीटा क्लैंप नहीं आएगी या बीटा क्लैंप ने इसको पकड़ के नहीं रखा होगा तो हो सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ मूवमेंट कर जाए या फिर हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ मूवमेंट कर जाए। तो यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर काम करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा क्लैंप। और यूकैरियोट्स में इस बीटा क्लैंप का नाम क्या होता है, पीसीएनए रिंग। प्रोकैरियोट्स में तो हमने इसको बोला था बीटा क्लैंप और यूकैरियोट्स में इसका नाम होता है पीसीएनए रिंग, प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये क्या है, बीटा क्लैंप ही है, लेकिन अपने प्रोकैरियोट्स में इसको बीटा क्लैंप नाम दे दिया और यूकैरियोट्स में पीसीएनए रिंग नाम दे दिया। अब इस बीटा क्लैंप को लोड किसने किया, प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप को लोड करने वाले को अपन बोलते हैं क्लैंप लोडर या बीटा क्लैंप लोडर। लेकिन यूकैरियोट्स में पीसीएनए रिंग या बीटा क्लैंप को लोड करने वाले एंजाइम को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर सी। रेप्लिकेशन फैक्टर सी ने क्या काम किया है, पीसीएनए रिंग को इस डीएनए स्ट्रैंड पर लोड किया है और पीसीएनए रिंग ने क्या काम किया है, डीएनए पॉलीमरेज की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम किया है। तो इस प्रकार से इनके अलग कुछ काम होते हैं। अब आप आसानी से इन स्ट्रैंड्स को भी पहचान सकते होंगे। जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या आप इस टेम्पलेट को पहचान सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, इस टेम्पलेट को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये कौन सा स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्योंकि डीएनए का पॉलीमरेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कल मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्योंकि रेप्लिकेशन जो ये स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। इसके अलावा ये स्ट्रैंड अगर कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है
तो फिर कौन सा हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन है वो यहाँ से चल के ऐसे होता जा रहा है। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है और डीएनए पॉलीमरेज काम कहाँ से, न्यूक्लियोटाइड कहाँ ऐड करता है 3 प्राइम OH के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के ऐड करता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ डिटेल्स में बातें की थी। अब देखिए बीच में रेप्लिकेशन फोर्क बन चुका है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है डीएनए के अंदर अभी भी, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। तो ये जो कलर डार्क कलर में आपको दिखाई दे रहा है हेलिकेज एंजाइम है, और ये हेलिकेज एंजाइम आप देख पा रहे हो दोनों तरफ किनारों की तरफ है, इस किनारे के ऊपर है और इस किनारे के ऊपर है। अब ये किनारों की तरफ क्यों है, बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि ये बीच में अपना काम कर चुका है और हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। जब ये पीछे से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, पीछे से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो आगे से ये क्या करता जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए जाएगा, और ये लास्ट तक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट पहुँच जाएगा। और कंप्लीट पहुंचने के बाद में पीछे से डीएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेशन करते हुए कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन कर देगा। तो ये बात है एक ओवरव्यू के बारे में कि डीएनए का रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स में कैसे हो रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं, यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं। अगर उनकी बात करें तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो लगभग 15 टाइप के डीएनए हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। अब 15 टाइप के कौन से होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, आयोटा, सिग्मा, म्यू, एप्सिलॉन हो गया, थीटा हो गया। जितने भी आपने सिंबल अभी तक पढ़े हैं वो सारे सिंबल जो हैं वो यूकेरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के लिए यूज किए जाते हैं। अब उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम क्या था, एक तो आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करना, एक क्या था आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करना होता है। इसके अलावा यह डीएनए रिपेयर में भी काम करता है, एंड इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कर रहा है। जो आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस है वो भी अल्फा कर रहा है। इसके अलावा डीएनए रिपेयर में भी कौन इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंजाइम हो रहा है। एंड ये अल्फा एंजाइम जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर भी या एक्सोन्यूक्लियेट एक्टिविटी भी शो करता है। एक्सोन्यूक्लियेट एक्टिविटी का क्या मतलब हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्रूफ रीडिंग भी करने का काम करता है। देन इसके बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। डीएनए पॉलीमरेज बीटा का रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। यह डीएनए रिपेयर के अंदर काम करता है, यानी कि डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन में किसका रोल नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा का। यह डीएनए रिपेयर में काम करता है और रिपेयर में भी पर्टिकुलर बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर में काम करता है। अब क्या होता है बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर, वो अपन डीएनए डैमेज के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डीएनए डैमेज होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं डीएनए डैमेज के, और फिर डीएनए डैमेज होने के बाद में डीएनए रिपेयर कैसे किया जाता है अपने जीनोम में। उन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में बातें करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो डीएनए रिपेयर के अंदर काम करता है, डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज के अंदर काम नहीं करता। यहाँ पर पॉलीमरेज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अपन देखेंगे कि जहाँ से डीएनए डैमेज हुआ है वहाँ पर डीएनए के टुकड़े को काट के फेंक दिया जाता है और उस पर्टिकुलर जगह पे नए डीएनए का सिंथेसाइज किया जाता है। अब उस नए डीएनए का सिंथेसाइज कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। इस प्रकार से क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया पॉलीमरेज। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज गामा। डीएनए पॉलीमरेज गामा है वो यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन इसको यूकेरियोटिक पढ़ते हैं। इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह सेल ऑर्गेनल्स के डीएनए को रेप्लिकेशन करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास में अपना खुद का जीनोम होता है। और उसके पास में अपना खुद का जीनोम कहाँ से आया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत टाइम पहले अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते थे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी में नहीं थे, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी प्लांट बॉडी के अंदर नहीं था, वो एक बैक्टीरिया के रूप में बाहर सर्वाइवरशिप कर रहा था। और ये चीज़ आपको कहाँ सीखने को मिलेगी, एवोल्यूशन में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के रूप में।
ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है कि बहुत पुराने टाइम पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल एंड प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट नहीं हुआ करते थे, वो एक बैक्टीरिया के रूप में बाहर आसानी से सर्वाइवरशिप कर रहे थे। लेकिन एनिमल्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, प्लांट्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बनाते थे। और एनर्जी बहुत ज़्यादा बनाते थे तो एनिमल्स ने ये सोचा कि क्यों ना इसको अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए काम में लिया जाए। तो ये बैक्टीरिया जो दोनों हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर आ गए। और बॉडी के अंदर आने के बाद में इनकी एक सेल मेम्ब्रेन खुद की है और एक सेल मेम्ब्रेन किसने दी, एनिमल्स और प्लांट ने दी। इस प्रकार से ये कितनी मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन, यानी कि खुद की तो एक ही मेम्ब्रेन होती है, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, क्योंकि ये इंडिविजुअल लाइफ जिया करते थे पहले। तो डीएनए पॉलीमरेज गामा का काम क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का रेप्लिकेशन करने का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज गामा का। और इस प्रकार से ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस भी करता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी करता है। इसके बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि प्रूफ रीडिंग भी करता है और पॉलीमराइजेशन भी करता है। एप्सिलॉन भी क्या काम करता है, पॉलीमराइजेशन भी करता है और प्रूफ रीडिंग भी करने का काम करता है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करने का काम करता है और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करने का काम तो एप्सिलॉन कर रहा है और डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस का काम कर रहा है। इसके अलावा रिपेयर का भी काम कर रहा है। तो ये जो दोनों एंजाइम्स होते हैं वो यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और ये अल्फा, ये 3 एंजाइम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूकेरियोटिक जीनोम के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का तो काम क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करना और आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करना। इनिशिएशन करने के बाद में जैसे कल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो काम कर रहा था उसके तुरंत बाद में आ रहा था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस प्रकार से थर्ड आ रहा था और इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज अल्फा काम करेगा और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के काम करने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आएंगे, एप्सिलॉन आएंगे। ये प्रोसेसिव एंजाइम होते हैं, ये काम फास्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो हो सकता है कि 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर रहा है और ये जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन जो हैं वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर सकते हैं। और जो पीसीएनए रिंग होती है वो इनके ऊपर ही काम करती है, यानी कि पीसीएनए रिंग उसके साथ में ज़्यादा काम करती है, जो ज़्यादा काम करता है। और जो ज़्यादा फास्ट काम करते हैं वहाँ पर क्या रिंग होती है, पीसीएनए रिंग या बीटा क्लैम्प लोडर। क्योंकि फास्ट काम करना है तो इसका मतलब उस चीज़ को स्टेबल करके रखना पड़ेगा और स्टेबल करने के लिए कुछ और काम भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें क्या हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में अपन बातें कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हमने क्या पढ़े, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन। बीटा का काम क्या है, डीएनए का रिपेयर करना। गामा का काम क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का रेप्लिकेशन करना। इसके अलावा सिग्मा, म्यू, एप्सिलॉन तो यहाँ भी हो गया है तो एप्सिलॉन को तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा, थीटा, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे सिंबल्स जो हैं अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, यानी कि यूकेरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। जैसे कापा, तो ये सब डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो वाई फैमिली से डीएनए पॉलीमरेज वाले होते हैं। और मैंने आपको कल बताया था वाई फैमिली के वो मेंबर कौन से होते हैं जिनको 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करनी नहीं आती, यानी कि वो प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते, उनको अपन क्या बोलते हैं, वाई फैमिली एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, वाई फैमिली एंजाइम। इस आयोटा के बारे में, ईटा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वाई फैमिली का एंजाइम नहीं होता, यह ट्रांसलेशन सिंथेसिस करता है विदाउट एरर। ये क्या काम करेगा, बिना किसी एरर के सिंगल न्यूक्लियोटाइड को कंटिन्यूअसली ऐड करता है, यानी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को यह कंटिन्यूअसली ऐड करता रहता है। इसके अलावा किसी भी न्यूक्लियोटाइड को यह ऐड
नहीं करता। तो इस प्रकार से क्या है कि यह बिना किसी एरर के काम करता है, तो इसको अपन वाई फैमिली के एंजाइम नहीं कह सकते, बाकी सब के सब को अपन वाई फैमिली एंजाइम कहते हैं। तो ये कुछ एंजाइम थे डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, अल्फा के बारे में। अल्फा क्या कर रहा है, इनिशिएशन कर रहा है, इनिशिएशन करने के बाद में अल्फा काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा बीटा काम कर रहा है बेस सक्सेशन में, गामा कर रहा है ऑर्गेनेल्स के डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, और डेल्टा एंड एप्सिलॉन जो है वो प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज है। प्रोसेसिव का क्या मतलब हो गया कि जो सबसे फास्ट काम कर रहे हैं, और मुख्य काम क्या है, डेल्टा एंड एप्सिलॉन का, जैसे कि पीछे आप डायग्राम में आराम से देख भी सकते हैं। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पर पीछे डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन तो यहीं से शुरू हो चुका था, और यहीं से शुरू होने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने यहाँ काम किया। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने यहाँ काम किया। इस प्राइमर का सिंथेसिस भी किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने ही सिंथेसिस किया। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस होता है अल्फा में, डेल्टा और एप्सिलॉन के अंदर, यानी कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। आपको स्पेशली इसके अंदर ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हो या यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हो, और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर भी पर्टिकुलर कौन से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा ही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो जितनी भी रेप्लिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम कर चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं वहाँ की बातें अपन कर चुके हैं, और यही इनकी मैकेनिज्म है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन की कोई मैकेनिज्म पूछता है तो वो भी आप आसानी से दे सकते हो कि सबसे पहले डीएनए ए आएगा, सबसे पहले उसके बाद में डीएनए बी यानी कि हेलिकेज आएगा, हेलिकेज लोडर आएगा, फिर एसएसबी प्रोटीन आएगा, एसएसबी प्रोटीन के आने के बाद में प्राइमेज आएगा, प्राइमेज के बाद में डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आने के बाद में क्या आ सकता है, टोपोआइसोमरेज आ सकता है, टोपोआइसोमरेज के बाद में लैगिंग स्ट्रैंड है, लाइगेज एंजाइम है, ये सब एंजाइम काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी सीक्वेंसली आप मैकेनिज्म में आसानी से बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे डीएनए डैमेज के बारे में अपन बात करेंगे, यानी कि जीन्स का एक्सप्रेशन। हमने क्या कर लिया है, डीएनए से डीएनए तो बना लिया है, अब हो सकता है कि इस डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशंस भी आएँ। वो म्यूटेशंस कैसे आ सकते हैं, उनकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, और उन म्यूटेशंस को कैसे ठीक किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में डीएनए रिपेयर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आप लॉकडाउन की इस कंडीशंस के अंदर, जैसा कि कोरोना के अंदर धीरे धीरे काबू में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि घरों में बैठने की वजह से अपने को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो आप घर पे ही रहिए फिलहाल, जब तक कि कोरोना को कम्प्लीटली काबू नहीं किया जा सकता, और घर पे बैठ के आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, कुछ अपने और भी काम कर सकते हैं जिनके अंदर आपको जो भी इंटरेस्टेड हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।